हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्ग दर्शक। और आज है 20 अप्रैल और आज हम डिस्कस करेंगे आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ पुट इंडिया इन इट्स रेड लिस्ट। तो ये किया है इंडिया को ब्रिटेन ने। आपने पहले भी देखा होगा, मैंने कुछ दिन पहले आपको करवाया था कि पाकिस्तान को यूके ने अपनी रेड लिस्ट में डाल दिया है। इंडिया को भी इन्होंने अपनी रेड लिस्ट में डाल दिया। उस वक्त पाकिस्तान ने काफ़ी प्रोटेस्ट किया था कि हमें अपनी रेड लिस्ट में क्यों डाल दिया, और इन्होंने कहा था कि इंडिया और फ्रांस को क्यों नहीं डाला। अब जहाँ पर भी इंडिया का नाम लेते हैं पाकिस्तान की कंट्री, वहाँ पर फ्रांस का भी लेते हैं। लगता है इन्होंने फ्रांस को भी और इंडिया को बराबर चांसेस दे दिया है। फ्रांस को भी अपने एनिमी कंट्री में इंक्लूड कर लिया है। तो ब्रिटेन ने अपने अनाउंसमेंट में ये कहा है कि हमने बड़े भारी मन से इंडिया को इस रेड लिस्ट में इंक्लूड किया है। इसको इंक्लूड करने का जो कॉज है वो डिफरेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ पर डबल म्यूटेंट वाला कोविड केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, तो जिसे इंडियन वायरस भी कहा जा रहा है। तो वो बढ़ने के कारण इन्होंने हमारे कंट्री को अपनी रेड लिस्ट में डाला है। अब कोई भी इंडिया का नागरिक ब्रिटेन में ट्रैवल नहीं कर सकता अगले हुक्मों तक। तो इन्होंने कब से ये शुरू किया, ऐसे नहीं कि आज ही से, अब से जो भी जहाँ पर बैठा है वहाँ पर बैठा रहे। इन्होंने किया है ये 23 अप्रैल से। तो उतने में जो भी इंडियन हैं यहाँ पर आए हुए हैं वो वापस अपने देश ब्रिटेन में जा सकते हैं। जो भी इंडियन है वहाँ पर जाकर वापस आ सकते हैं। फ्रॉम 23 ऑनवर्ड्स कोई भी इंडिया से ब्रिटेन में नहीं जा सकता, कोई भी फ़्लाइट नहीं चलेगी। तो इसका आंसर है डी, ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, विच कंट्री इज़ मीडिएटिंग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन कश्मीर इशू। तो इंडिया और पाकिस्तान का कश्मीर इशू काफ़ी पुराना है। इसके बीच में अभी पिछले कुछ महीनों से मीडिएट कर रहा है यूएई। यूएई ने अपने आप को एक ऐसी कंट्री के रूप में डेवलप किया है जो काफ़ी केसेस में मीडिएट करा रहा है। तो इन्होंने क्या किया है, इससे पहले भी इन्होंने काफ़ी टॉक्स रखे थे। इन्होंने फरवरी में एक टॉक रखे थे, उसके बाद से हमारी दोनों कंट्रीज़ ने सीज़ फायर कर दिया था और उसके बाद कोई भी गोलाबारी आपस में नहीं हुई है। इन्होंने इस बार भी 18 अप्रैल को हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर और इनके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर पाकिस्तान के मिस्टर कुरैशी दोनों यूएई में मिले थे इनके फॉरेन मिनिस्टर शेख अब्दुल्ला से। शेख अब्दुल्ला और इन तीनों के बीच का कोई भी बात हुई, लेकिन इन्होंने ऑफिशियली इस बात को नहीं माना कि हम कश्मीर इशू को लेकर यहाँ पर मिले हैं। इन्होंने कहा था कि हम यूएई से, इंडिया ने कहा था कि हम यूएई से बात करने के लिए फॉर इकोनॉमिक रीजंस और ट्रेड के रिलेटेड मिले हैं यूएई के फॉरेन मिनिस्टर से। लेकिन असल कयास लगाए जा रहे हैं कि ये जो मीडिएट किया जा रहा है उसी केस में ये मिले हैं। इससे पहले एक कंट्री में यूएई के एम्बेसडर ने ये भी कह दिया था कि इंडिया और पाकिस्तान के इशू को हमने काफ़ी हद तक रिजॉल्व कर दिया है और काफ़ी इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेंगे पूरे साउथ एशियन नेशंस पे। तो इसका आंसर है सी, यूएई। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ लॉन्च फर्स्ट मेगा फूड पार्क इन इंडिया। तो किस कंट्री ने अपना पहला मेगा फूड पार्क इंडिया में लॉन्च किया है? ये किया है इटली ने। इटली ने ये कहाँ पर शुरू किया है? गुजरात में। गुजरात में शुरू किया है और इसमें क्या रखा गया है कि 50 करोड़ की असिस्टेंट देगी इंडियन गवर्नमेंट जो भी कंपनी यहाँ पर फूड पार्क बनाएगी, और इससे 30,000 तक एक फूड पार्क से जॉब्स क्रिएट की जाएंगी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और इससे ये भी आइडिया लगाया गया है कि इंडिया में 35 से 42 तक फूड पार्क्स बनाए जाएंगे। ये फूड पार्क में ऐसा नहीं होता कि एक ही कंपनी काम करती है, एक कंसोर्टियम होता है, काफ़ी कंपनियां मिल के काम करती हैं उस फूड पार्क में, और इस कंसोर्टियम को 50 करोड़ ग्रांट दी जाएगी। तो इसका आंसर है डी, इटली। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बैंड एक्सपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन गैस सिलेंडर्स। तो क्या है, ऑक्सीजन गैस, हमारे कोविड-19 के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, तो इसलिए सबसे ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम क्या आती है? सांस लेने में। तो एक स्टेट ने कहा है कि हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे ऑक्सीजन गैस सिलेंडर के, पहले अपने नागरिकों को देंगे। तो ये किस स्टेट ने कहा है? ये कहा है हमारी गोवा स्टेट ने। तो इसका आंसर है सी, गोवा। हमारे कंट्री में ऑक्सीजन गैस सिलेंडर के पीछे भी काफ़ी न्यूज़ आ रही थी कि बहुत शॉर्टेज हो गई है, इसलिए इन्होंने कहा है कि हम पहले अपने नागरिकों को देंगे, इसकी कोई भी एक्सपोर्ट नहीं करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप 2021 ऑर्गेनाइज। तो ये कहाँ ऑर्गेनाइज की गई थी? इसमें हमारे काफ़ी स्वर्ण पदक मिले थे हमें। विनेश फोगट ने 2 जीते थे और अ, और भी कई रेसलर्स ने जीते थे। सरिता मोर ने एक जीता था। तो इस तरह से ये कहाँ पर हुए थे? ये हुए थे अल्मेटी, कज़ाकिस्तान में। कज़ाकिस्तान, कई बार शहर का नाम भी पूछ लिया जाता है। अल्मेटी इनका सबसे बड़ा शहर है, सबसे बड़ा मेट्रोपोलिस है। अगला क्वेश्चन है इंजेन्युटी हेलीकॉप्टर हैव टेकन इट्स फर्स्ट फ्लाइट ऑन विच प्लैनेट। तो ये इंजेन्युटी हेलीकॉप्टर के बारे में मैंने आपको पहले भी काफ़ी बार बताया है। ये क्या है? इन्होंने एक नासा ने एक अपना रोवर भेजा था, प्रिजर्वेंस, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा। प्रिजर्वेंस भेजा था, उसके बैली के साथ एक अटैच करके ये इन्होंने एक इंजेन्युटी हेलीकॉप्टर नाम का एक लाइट एयरक्राफ्ट व्हीकल भेजा था। इसका वेट था 1.8 kg। इन्होंने मार्स पे भेजा था। ये पहला ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसने मार्स पे किसी इंडिया हमारे जो अर्थ प्लैनेट है उसके अलावा किसी और प्लैनेट पे उड़ान भरी है। इसने भरी है 20 से 30 सेकंड्स की उड़ान। 20 से 30 सेकंड्स की उड़ान भरी है। ये टोटल 90 सेकंड्स तक की मैक्सिमम उड़ान भर सकता है। और इसे एनर्जी कहाँ से, इसका फ्यूल क्या है? इसका फ्यूल मिलता है सोलर एनर्जी से, सोलर एनर्जी से। और ये अपनी एक कंट्रोल्ड फ्लाइट जो होती है, जैसे देखिए हमने वहाँ पर किसी और प्लेनेट पे जाके रॉकेट चला दिया, ये बात अलग है। वो उसे कंट्रोल फ्लाइट में नहीं गिना जाता। जैसे कंट्रोल फ्लाइट ए रूट से बी रूट तक जाना और बी रूट से वापस ए रूट तक आ जाना, ये एक कंट्रोल फ्लाइट होती है। इस तरह से अब इसने अपनी कंट्रोल फ्लाइट भरी है और ये 1 महीने तक, 1 मंथ तक ये भरने के लिए सक्षम है। तो उम्मीद की जा रही है इससे काफ़ी हमें मार्स के प्लैनेट के बारे में पता लगेगा। वहाँ की एटमॉस्फेयर बहुत थिन है अर्थ के मुकाबले। तो हमें वहाँ पर कैसा वातावरण है, कैसे हम वहाँ पर जीवन बसा सकते हैं, इसके बारे में काफ़ी कुछ पता लगेगा। इसमें नासा ने बहुत अच्छा काम किया है। तो इसके जो चीफ इंजीनियर हैं जिन्होंने ये इंजेन्युटी हेलीकॉप्टर बनाया है, वो कौन है? वो इंडियन ओरिजिन के हैं, बॉब बलराम। कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि कौन है वो इंडियन ओरिजिन के, वो है बॉब बलराम। तो इसका आंसर है बी, मार्स। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम विच डेट एवरीबडी अबव 18 विल बी वैक्सीनेटेड इन इंडिया फॉर कोरोना वायरस। तो कब? अभी अभी हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने एक लेटर लिखा था नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने 5 मेजर्स बताए थे जिससे हम कोरोना वायरस के केसेस को कम कर सकते हैं। वो ऑलमोस्ट सभी हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने मान लिए हैं। जैसे उन्होंने कहा था कि सभी को 45 ईयर्स एक स्ट्रिंजेंट एज नहीं होनी चाहिए कि इससे कम वाले लोगों को लगेगा ही नहीं, क्योंकि ज़्यादा केसेस इससे कम वाले एजेस में आ रहे हैं। युवा लोगों को ये जो डबल म्यूटेशन वाला जो है सेकंड वेरिएंट है, ये यंग लोगों को काफ़ी हिट कर रहा है। तो इन्होंने ये किया है कि 18 साल से बड़ा कोई भी हो इंडिया में, उसको 1 मई से ये इंजेक्ट किया जाएगा, वैक्सीनेट किया जाएगा। और भी काफ़ी चेंजेस किए हैं, जैसे 50% कोटा स्टेट्स को दिया जाएगा और 50% यूनियन गवर्नमेंट के पास रहेगा। ग्रांट्स भी दी जाएंगी जो कंपनीज ये प्रोड्यूस करती हैं, और ताकि वो नई असेंबली लाइंस लगा सकें। अगला है हु इज़ अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ गोवा। तो गोवा के नए गवर्नर किसे अपॉइंट किया गया है? ये किया गया है सुनील अरोड़ा जी को। ये हमारे पहले इलेक्शन कमिश्नर भी रह चुके हैं। अगर हम बेबी रानी मौर्य की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ की हमारी गवर्नर है। ये पहले आगरा की पहली विमेन मेयर भी रह चुकी हैं। तो इसका आंसर है बी, सुनील अरोड़ा। विच कंट्री हैज साइंड अ पैक्ट टू बिल्ड अ मिलिट्री बेस इन नॉर्वे। तो वैसे तो नॉर्वे की सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसे इन्होंने खुल के कह दिया था कि हम किसी भी फॉरेन कंट्री को हमारे देश में किसी भी तरह का मिलिट्री बेस नहीं बनाने देंगे। लेकिन इन्होंने अपनी 5-6 साल में, पिछले 5-6 साल में अपनी पॉलिसी में काफ़ी बड़ा शिफ्ट किया है और इन्होंने यूएसए को अलाउ किया है कि वो अपनी मिलिट्री बेस इनकी ज़मीन पर बना सके। तो यूएसए को इससे काफ़ी अच्छा एक्सेस मिलेगा। ये यहाँ पर अपने मिलिट्री बेस बना रहे हैं। देखिए ये जो पैक्ट साइन किया है इसमें कहीं भी मिलिट्री बेस नाम शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरह से यूएसए अपनी आर्मीज़ यहाँ पर डिप्लॉय कर रहा है तो लग रहा है कि इसमें ये मिलिट्री बेस ही बनेगा।
इससे अमेरिका को काफ़ी बड़ा एरिया मिल जाएगा जिससे वो समुद्र के रास्ते रशिया को टैकल कर सकता है। अगर किसी फ्यूचर में कोई इश्यूज बन जाते हैं, रशिया के साथ कोई युद्ध की स्थिति आती है, तो रशिया के ऊपर काफ़ी लैंड मास के ऊपर यूएसए कवर कर सकेगा। देखिए दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉरेन सॉइल पे अगर किसी के मिलिट्री बेस हैं वो तो यूएसए के हैं। यूएसए के 80 से भी ज़्यादा हैं, ऑलमोस्ट 81-82 हैं। तो बाकी कंट्रीज़ के मैक्सिमम रशिया के 10 होंगे, चाइना के 10-15, एक आधा होगा, कई कंट्रीज़ के तो सबसे ज़्यादा है यूएसए। मतलब बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी है, यूएसए के बहुत ज़्यादा मिलिट्री बेसिस, ऑलमोस्ट सारी दुनिया को ये कवर करता है। साद रिजवी इज़ द लीडर ऑफ विच पार्टी इन पाकिस्तान। तो साद रिजवी कौन है? ये साद रिजवी हैं, ये हैं तहरीक साद रिजवी तहरीक लब्बाक के हैं। ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पर कर लीजिए, तहरीक लब्बाक, तहरीक लब्बाक, तहरीक लब्बाक के हेड हैं। इन्होंने क्या किया था, तो फ्रांस ने क्या बोल दिया था कि इनके जो प्रॉफिट मोहम्मद हैं उनके बारे में कुछ टिप्पणी कर दी थी। उसके बाद पाकिस्तान में काफ़ी बड़े स्केल पे मास प्रोटेस्ट हुए और काफ़ी वायलेंस हो रही है। इन्होंने क्या किया, अभी लाहौर में इनको अरेस्ट कर लिया गया ताकि और वायलेंस ना हो। लेकिन उन्होंने क्या किया, इनके जो पार्टी के लोग थे उन्होंने पीछे ही क्या किया, लाहौर के एक थाने में चले गए और वहाँ के डीएसपी डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट को किडनैप कर लिया। वहाँ से 50,000 लीटर पेट्रोल ले लिया और उसी से वायलेंस कर रहे हैं, वहीं उसी से आगजनी कर रहे हैं। और उसके बाद 6 जो पुलिस वाले थे उनको दौड़ा दौड़ा के पीटा, उनको बहुत मारा। तो इस तरह से वहाँ पर काफ़ी वायलेंस हो रही है। यहाँ तक कि फ्रांस को ये भी कहना पड़ा कि जितने भी फ्रांस के नेशनलिस्ट हैं वहाँ पर रह रहे हैं, फ्रांस के जो भी आदमी वहाँ पे रह रहे हैं वो एकदम से वापस फ्रांस आ जाएं, क्योंकि वहाँ पर उनकी स्थिति अच्छी नहीं है और उन्हें कभी भी कोई भी नुकसान पहुँचाया जा सकता है। तो इसे टीएलबी भी कहते हैं, तहरीक लब्बाक। तो ये याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकन और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट ला सकूँ। बाय फॉर नाउ, बाय।